गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त भाई आपका आकाश भैया आज फिर एक टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हूं। चलिए उससे पहले कुछ देखते हैं। तो दोस्तों, क्या समझ में आया आपको? क्या लगता है आपको, क्या एक उंगली की स्याही हमारे देश का भविष्य बदल सकती है? क्या लगता है आपको, अगर हमारे स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रिंसिपल को अगर हम स्टूडेंट लीडर बना दें तो क्या होगा? सोचा है आपने कभी क्या होगा? बताइए, क्या होगा अगर हमारे स्कूल के या फिर यूनिवर्सिटी के जो मेन वाइस चांसलर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं उन्हीं को हम स्टूडेंट का लीडर बना दें तो क्या होगा? सोचिए जरा, क्या क्या दिक्कतें आ गई। हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो फैसले हैं, जो हमें हमारे स्कूल में यूनिवर्सिटी में हमें कैसे रहना है, क्या करना है, कौन डिसाइड कर पाएगा ये सब? हमारे हक के लिए कौन लड़ेगा? सोचा है आपने कभी? तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, जब हमारे स्कूल या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बन जाएंगे इस तरीके से स्टूडेंट लीडर, तो हमारे जो भी अधिकार होंगे, जो भी हमें कुछ काम करने हैं, जो भी हमारे एग्जाम्स हुए, जो भी हमारे मार्क्स से अगर गड़बड़ी होती है किसी भी तरीके की, अगर हमें सही टाइम से सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिल रही है तो कौन देख रेख करेगा उसको? मान लीजिए अगर हमारे लीडर ठीक है, सही है, तो मान लीजिए सही चल गया सब कुछ, और इनकेस वो खराब हुए तो कौन देख रेख करेगा इस सब चीजों की? कौन हमें न्याय दिलाएगा? वो सोचा है आपने? तो बेसिकली इसी चीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और हमारी टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। इमेजिन ए स्कूल कैप्टन यू डिडंट चूज। एक ऐसा कैप्टन जिसको आपने चूज ही नहीं कर रखा, वो क्या आपके अधिकारों के बारे में बात करेगा सही से? क्या लगता है आपको, वो लड़ पाएगा आपके लिए? कभी नहीं लड़ेगा, वो लड़ ही नहीं सकता। तो जब वो लड़ाई ही नहीं करेगा हमारे लिए, जब हमारे फैसलों के लिए हम वो किसी के सामने खड़ा ही नहीं होगा, तो किस तरीके से हमारी चीजें आगे बढ़ेंगी? हमारा विकास, डेवलपमेंट, हमारे देश की जो भागीदारी करनी है वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो आज इसी सब चीजों को देखते हुए जो आज का टॉपिक है हमारा वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी यानी कैसे, मतलब किस तरीके से डेमोक्रेसी क्या है, किस तरीके से, आज हम वही समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की स्लाइड में। तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है बेसिकली दो वर्डों से आया है। एक तो पहला वर्ड जो हुआ वो है डेमोस, जिसका मतलब होता है पीपल, और दूसरा वर्ड है क्रेटिया, जिसका मतलब है रूल। तो बेसिकली जब इन दोनों वर्ड को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि जो मेन रूलर होता है हमारा, जो हमारे ऊपर अधिकार करने वाला है, वो हमारे द्वारा चुना जाएगा। कहने का मतलब, कोई इंसान हमारे द्वारा चूज किया जाता है, उसे हम चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमारे हक के लिए, हमारे अधिकारों के लिए दूसरे से लड़ाई करेगा। तो यही होता है डेमोक्रेसी। अब हम आगे देखें अगर, तो ये हम पाएंगे द इल्यूजन ऑफ पावर, पाकिस्तान मिलिट्री कूप। तो देखिए, हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी कंट्रियों का क्या? पाकिस्तान में क्या हुआ? 1999 में क्या हुआ ऐसा पाकिस्तान में? तो हुआ 1999 में, कहने का मतलब 1999 में ये हुआ कि क्या हुआ, देखिए, द 1999 में ये हुआ कि मिलिट्री कूप आया। मिलिट्री कूप मतलब समझते हैं आपने? जब हमारे देश की सेना तख्ता पलट कर दे, यानी जब उन्हें लगे कि हमारे जो देश में राज कर रहा है जो नेता है वो सही से काम नहीं कर रहा, हमारे देश को और डुबोता जा रहा है, तो वो जब तख्ता पलटता है तो उसे मिलिट्री कूप कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता, जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने क्या किया था कि जब नवाज शरीफ लौट रहे थे उसी दौरान उन्होंने क्या किया था, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया था, यानी एक कमरे में बंद कर दिया था अपने आर्मी को, यहाँ वहाँ पूरा एक एक जगह भेज कर, ताकि कहीं से भी कोई आवाज ना उठा पाए। सारी सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली और वहां से उन्होंने राज करना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया कि झूठा एविडेंस भी दिखा दिया, ये भी दिखा दिया कि पाकिस्तान की जनता ये चाहती है कि आप राज ना करें, और उन्होंने टेक ओवर करा। उन्होंने इस तरीके से टेक ओवर करा कि आप आगे देखिए, होल्ड्स अ फेक रेफरेंडम टू एक्सटेंड रूल। उन्होंने क्या किया कि एक झूठा सत्ता दिखाया जनता का, कि जनता यही चाहती है, वो झूठा था, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। इशूज लीगल फ्रेमवर्क ओवर गिविंग मिलिट्री फाइनल वीटो ओवर सिविलियंस। उन्होंने क्या किया कि सिविलियंस को पूरा मिलिट्री का राज कर दिया। मतलब कि जो डेमोक्रेसी वहाँ के पीपल लोगों ने चाहा था, जो उन्होंने लीडर को इलेक्ट किया था, उसको उन्होंने हटा दिया। जब वहाँ की मिलिट्री कब्जा कर लेती किसी पे तो उसे मिलिट्री कूप कहा जाता है। तो पाकिस्तान में बेसिकली यही हुआ था। सिटीजन्स वोटेड फॉर नेशनल असेंबलीज बट रियल पावर रेस्टेड विद इन द मिलिट्री।
वहां के जो लोग थे उन्होंने अपने लीडर को चुना था, लेकिन असली पावर तो मिलिट्री के पास आ गई पाकिस्तान में। देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो फाइनल डिसीजन होता है ना, वो उसी के पास होता है जिसको जनता चुनती है, जिसको पीपल लोगों ने इलेक्ट कर रखा है। डेमोक्रेसी उसी के हाथ में रहती है देश की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द इल्यूजन ऑफ चॉइस, फेक इलेक्शंस इन चाइना एंड मेक्सिको। देखिए, बाकी कंट्रीज में भी क्या होता है, लोग बोलते हैं कि वहां पे भी इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा है, बांध रखा है इस तरीके से। अगर चाइना की बात कर ले हम, कोई चॉइस नहीं है। वहां पे क्या होता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज 3000 मेंबर्स बाय द कैंडिडेट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना की जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है उसमें 3000 मेंबर्स हैं, लेकिन वो 3000 मेंबर्स के पूरे पूरे जो चूज किए जाते हैं वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ही चूज किए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसमें 3000 मेंबर्स है उनका कोई वजूद ही नहीं हुआ, वो तो उन्हीं के द्वारा चूज किए गए हैं। तो वो जो भी लीडर चूज करते हैं वो उन्हीं को चूज करते हैं जिसको उन्होंने बोल रखा होता है। और वहीं अगर हम आ जाए मैक्सिको में, तो मैक्सिको में फेक चॉइस है। क्या है, द PRA पार्टी वॉन एवरी इलेक्शन अंटिल 2000 तक PRA पार्टी जो थी वहां की वो हमेशा जीतती आ रही थी। वजह क्या था, दे यूज डर्टी ट्रिक्स। वो डर्टी ट्रिक्स यूज करते थे, मतलब वो माइंड गेम खेलते थे। माइंड गेम इन द सेंस वो क्या करते कि लास्ट मोमेंट पे क्या करते थे, पोलिंग बूथ चेंज कर देते थे। मतलब एक डिसाइड हो रखा है कि यहाँ पे इतने लोगों को वोट करना है, और आधे घंटे पता लग रहा है कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है सेंटर को जहाँ पे वोटिंग करनी है। तो इंसान कहाँ से पहुंच पाएगा, पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब पहुंच नहीं पाएगा तो वोट नहीं कर पाएगा। दूसरा उन्होंने क्या किया, दे फोर्स्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू वोट फॉर देम। और जितने भी सरकारी कर्मचारी थे वहां पे उन्होंने ये कहा कि तुमको इस पर्टिकुलर बंदे को ही वोट देना है, अगर ना दिया तो नौकरी से जाओ तुम। तो उन्होंने क्या किया, डर्टी ट्रिक्स है उन लोगों की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हुई थी चाइना की और मैक्सिको की। अब आगे देखा जाए हम लोग तो ये पाएंगे कि द इल्यूजन ऑफ इक्वालिटी डायल्यूटिंग द वोट। देखिए, लोग कहते हैं ना वहाँ पे कि बाहरी के देशों में कहते हैं कि हमारे यहाँ इक्वालिटी है, हम वोट का राइट देते हैं, सबको दिखाना ना कि हमारे डेमोक्रेसी है। तो उसी तरीके से देखिए, जैसे सऊदी अरेबिया में बात करें तो सऊदी अरेबिया में अगर देखें हम तो 2015 से पहले वुमेन वर एंटायरली डिनाइड टू राइट टू वोट। औरतों को मना था कि भाई तुम वोट ही नहीं करोगी। सऊदी अरेबिया में ये हाल था। अब तो भले ही वोट कर पा रहे हैं वो लोग, लेकिन सऊदी अरेबिया में 2015 से पहले ये हाल था। और वहीं अगर हम इस्टोनिया का देखें तो सिटीजनशिप रूल्स मेड इट इन इट्स क्रेडिबिलिटी डिफिकल्ट फॉर द रशियन माइनॉरिटी टू सिक्योर वोटिंग राइट्स। इस्टोनिया में देखें तो जितनी भी रशियन माइनॉरिटी थी उनको कोई राइट्स ही नहीं था, उनको मतलब सिटीजनशिप ही नहीं मिल पा रही थी। जब सिटीजन ही नहीं रहेंगे तो वोट कहाँ से कर पाएंगे। और वहीं फिजी की बात करें तो फिजी में क्या है, द इलेक्टोरल सिस्टम इंश्योर्ड दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फाइजान एंड हैड मोर वैल्यू देन द इंडियन फाइजान्स वोट। वहाँ पे क्या था, जो कि वहाँ के फाइजान लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होती थी इंडियन फाइजान लोगों से। तो ये बात है इस ग्राफ का। फिर आगे की बात करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक 3, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन इक्वल वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन इक्वल वैल्यू। कहने का मतलब है कि जो भी एडल्ट इंसान है वहाँ पे उसके वोट की वैल्यू है, वो इंसान की एक एक वोट की वैल्यू है, और उतनी ही वैल्यू है जितने की दूसरे इंसान की वोट की वैल्यू है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं द इल्यूजन ऑफ अनलिमिटेड पावर, जिम्बाब्वे's डिक्लाइन। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि अच्छा खासा सब चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के लोगों ने चूज भी कर रखा था, वहाँ की पार्टी के जो भी लीडर था वहाँ का चूज तो कर लिया उन्होंने, लेकिन वो इतना ज्यादा एम्बिशियस हो गए, वो सारे रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देख रहे हैं, किसी के ह्यूमन राइट्स को नहीं देख रहे हैं, अपने मन का किए जा रहे हैं। तो वहाँ भी बहुत तगड़ा डिक्लाइन आया था। हुआ क्या था, देखिए, इनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे एंड जानू PF। वो जो पार्टी वाले थे इनक्रेडिबली पॉपुलर फॉर लीडिंग फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। वो फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन दिक्कत क्या हुई, अपॉर्चुनिटी डिड नॉट मेक देम डेमोक्रेटिक। उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो ये मतलब थोड़ी उनको डेमोक्रेटिक बना दिए। दिक्कत क्या थी कि दे हैरेस द अपोजिशन, उन्होंने अपोजिशन को बहुत हैरेस किया, जो उनकी विरोधी पार्टी थी उनको बहुत परेशान किया, तरह तरह के केसेस करे, कर्स इंडिपेंडेंस मीडिया को बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि किसी भी देश की अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो देश विकास नहीं कर सकता, और यहाँ जिम्बाब्वे में इन्होंने यही किया, मीडिया को तबाह कर दिया। जब मीडिया ही तबाह होगी तो बाकी काम कैसे चल पाएगा तुम्हारा। एंड इग्नोर्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट जो भी नियम थे
जो भी उन्होंने जजमेंट या निर्णय देते थे, जो भी फैसला सुनाते थे, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत बुरा डेमोक्रेसी का नाश हो गया, वहाँ के सब खत्म हुआ वहाँ पे जिम्बाब्वे में। पॉपुलर अप्रूवल्स इज नॉट इनफ। तुम बहुत पॉपुलर हो इसका मतलब ये तो नहीं तुम अच्छे से डेमोक्रेसी चला पाओगे वहाँ पे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मस्ट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजनशिप राइट। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको नियम कानून में बंध कर ही काम करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बहुत मुश्किल है कि वो अपने शासन में राज कर पाए सही से। तो चलिए आगे बात करते हैं। द FAIR ब्लूप्रिंट ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी के 4 कंटेंट है जिसको हम किस में काउंट करते हैं, FAIR में। F स्टैंड फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री एंड फेयर, फ्री यानी मुक्त, फेयर यानी जो हकीकत होगा, जो सही होगा, मतलब इलेक्शंस होने चाहिए जो सही से हो, उसमें कोई धांधली ना हो। मेक्सिको और चाइना की तरह नहीं होनी चाहिए चीजें। अब आगे बढ़ते हैं तो A, ऑल वोट्स हैव वन इक्वल वैल्यू। सारे वोट्स की इक्वल वैल्यू है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी हो उसके वोट्स की इक्वल वैल्यू है। ना कि आप फिजी और सऊदी की तरह कहेंगे। देखा ना आपने पीछे मैंने क्या बताया आपको फिजी और सऊदी के बारे में। सऊदी में क्या है कि वोमेन्स को राइट ही नहीं है वोट करने का, और फिजी में क्या है कि कुछ लोगों को, कुछ उनके वोट्स की वैल्यू कम है, कुछ लोगों की वोट्स की वैल्यू ज्यादा है। आई फॉर इंडिपेंडेंट रूल ऑफ लॉ एंड राइट्स। लॉ और राइट्स के इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ना कि जिम्बाब्वे की तरह। वहां पे क्या हुआ था, वहां पे यही हुआ कि उन्होंने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। न कानून को मान रहे हैं, न वहाँ के राइट्स को मान रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान रहे हैं, किसी को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। जब ऐसा करेंगे आप तो आपकी डेमोक्रेसी खराब होगी आपके देश की। और आर फॉर रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक मेजर डिसीजन। कहने का मतलब जो वहाँ के रूलर्स हैं, जो कि पीपल द्वारा इलेक्ट किए गए हैं, उनको अपने अधिकारों को यूज करने का फुल राइट होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की तरह कि वहाँ की आर्मी टेक ओवर कर ले। पाकिस्तान में अब आए दिन देखते हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है वहाँ पे कि जब भी उन्हें लगता है वहाँ की आर्मी को कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, फिर उनके हिसाब से फैसले नहीं लिए जा रहे, वो टेक ओवर कर लेते हैं, वो मिलिट्री कूप कर देते हैं, तख्ता पलट तुरंत। आगे देखिए, द ट्रायल आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो है लेकिन डेमोक्रेसी में भी दिक्कत है। दिक्कत हर चीज के देखिए, कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं, उसी प्रकार डेमोक्रेसी में भी दिक्कत है। इंस्टेबिलिटी लीडर्स एंड रूलिंग पार्टीज कॉन्स्टेंटली चेंज। देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि हर 5 साल पे पार्टीज बदलती हैं, इलेक्शंस होते हैं, अगर वो दोबारा जीतते हैं तो ठीक ठीक, नहीं जीते हार गए तो फिर पार्टी चेंज। तो ये एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, डिलेस भी होते हैं। हमारे पॉपुलेशन जानते हैं आप कितनी ज़्यादा है, और एक एक लोग का वोट लेना पड़ता है, और उसमें सिस्टम बना हुआ है पूरा, एक एक चीज़ टाइम से गुजरती जाती है। इस गुजरने में क्या होता है कि थोड़ा समय लगता है, तो वो डिले की बात किया जा रहा है यहाँ पे। करप्शन, इलेक्टोरल कंपटीशन ऑफन रियलाइज ऑन मनी एंड मसल पावर। कुछ कुछ जगहों पे देखते हैं जहाँ पे बाहुबलियों लोगों का सपोर्ट होता है और पैसों का दम होता है, वहाँ पे भी क्या होता है कि वोट चेंज कर दिए जाते हैं। लीडर जिसको बनना होता है उसे ना बनाकर पैसे और दम की शक्ति यूज कर सत्ता पलट दी जाती है। पावर प्ले, पॉलिटिक्स बिकम्स अबाउट विनिंग, लिविंग लिटिल रूम फॉर मोरालिटी। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, बैड डिसीजंस। ऑर्डिनरी सिटीजन्स माइट नॉट ऑलवेज नो व्हाट इज बेस्ट। जो भी हमारी आम नागरिक है वो वोट तो कर देती है, लेकिन सभी क्या जानते हैं क्या कि उनके लिए बेस्ट क्या है, उनके लिए क्या अच्छा चीज है, जरूरी तो नहीं है। तो ये सब चीजें जो कंबाइन होती हैं तो ये होती हैं आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। द वर्डिक्ट, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन, इट हैज नॉट एंडेड पॉवर्टी। डेमोक्रेसी कोई ऐसा जादू नहीं है। डेमोक्रेसी होना चाहिए, अच्छी बात है, बट आप ये कहें कि डेमोक्रेसी होगी तो सब अच्छा होगा, तो कोई ऐसा जादू नहीं है जिससे गरीबी खत्म हो जाए। मैंने आपके पिछले लेक्चर्स में आपको देखा होगा, मैंने इसके बारे में पॉवर्टी के बारे में बात की है। अगर आपको अच्छा लगे या फिर जानना चाहते हो आप पॉवर्टी के बारे में और कैसे क्या क्या होता है, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं जाकर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द डिफरेंसेस व्हाई वी चूज डेमोक्रेसी। इतनी सारी परेशानियां तो हैं, फिर लोग क्यों कहते हैं कि डेमोक्रेसी ही चाहिए, एवरी कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक, क्यों कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी, देखिए अगर डेमोक्रेसी ना हुई
तब तो कोई जवाबदेही है ही नहीं। लेकिन इनकेस अगर डेमोक्रेसी होती है तो भले ही बंदा जवाब ना दे, लेकिन एक बार को ये तो होगा ना कि जवाब दे। ये बात इंसान कहेगा तो कम से कम कि भाई तू जवाब तो दो, हमने तुम्हें ऊपर चढ़ाया कुर्सी पे, तो कम से कम हमारे सवालों को तो जवाब दो, हमें परेशानी हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है। कौन देखेगा ये सब? तुम्हें ही देखना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल, इंडियाज फ्री प्रेस प्रिवेंटेड अ फैमिन लाइक चाइनाज 1958-1961 डिजास्टर। देखिए, जवाबदेही की वजह से ही 1958 से 1961 में जो चाइना में डिजास्टर हुआ था, फेमिन आई थी, बहुत बड़ी भूखमरी आई थी चाइना में। आप जानते हैं चाइना में डेमोक्रेसी जो है वो किस प्रकार की है, मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन करा आपको। और उसकी वजह से क्या, चाइना में जो इतनी बड़ी भूखमरी आई कि बहुत लोग मरे उसमें, लेकिन उस चीज को इंडिया ने प्रिवेंट करा, किसके बल पे? डेमोक्रेसी के बल पे, फ्री प्रेस के बल पे। फिर आगे बढ़े हम अगर, तो बेटर डिसीजंस, मल्टीपल वॉइसेस एंड डिस्कशंस रिड्यूस रैश, डिस्ट्रेस एंड मिस्टेक्स। अगर हम लोग कई लोग मिलकर बातचीत करें, कई पार्टीज डिस्कशन करें, अपोजिशन डिस्कशन करें, तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है। हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं, कोविड आया, हम लोगों ने कितना कुछ झेला, लेकिन हमारी पार्टी सी थी जो हमें मोटिवेट कर रही थी, चाहे किसी भी तरीके से थी, कुछ भी कर रही थी लेकिन मोटिवेट कर रही थी, जीने की उम्मीद तो डाल रही थी शरीर में हमारे। नहीं तो बाकी देशों में कितने लोग मर गए, लेकिन हमारी पार्टी थी जो कि हमें किसी न किसी तरीके से मोटिवेट करके जीने की उम्मीद दे रही थी, वैक्सीन लगवा रही थी, तरह तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग बातें करके, डिस्कशन करके सॉल्व करने की कोशिश कर जा रही थी गवर्नमेंट द्वारा। पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, देखिए हर झगड़े का सॉल्यूशन होता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि वो सॉल्यूशन आप कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं और कंडीशन भी कैसी क्या है। तो डेमोक्रेसी की वजह से क्या होगा कि आप किसी भी झगड़े को, किसी भी प्रॉब्लम को एक पीसफुल तरीके, शांति से कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी चीज आती है। फिर देखिए सेल्फ करेक्शन, अगर मान लीजिए आपने कोई पार्टी बना दी, ठीक है, बन गई, लेकिन कुछ दिक्कत आ रही है, आप कोई को चेक करना चाह रहे हैं कि भाई ये बंदे को वोट भी मिला है कि नहीं, तो उसके लिए क्या है, बैलेट बॉक्स है। बैलेट बॉक्स से यूज करके हम चेक कर पाते हैं कि कोई पार्टी अगर रूल कर रही है तो ठीक से उसको सारे वोट्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। और इनहेंस डिग्निटी, द पूरेस्ट सिटीजन हैज द एग्जैक्ट सेम पॉलिटिकल स्टेटस एज द रिचेस्ट बिलियनियर। हमारे इंडिया में क्या है कि कोई अगर हमारे इंडिया में क्या है कि अगर मुकेश अंबानी है तो उनकी वोट की भी उतनी ही वैल्यू है जितने की आप लोगों की वोट की वैल्यू है। आपके घर में से कोई अगर एडल्ट है जिसको वोटिंग राइट्स है, अगर वो वोट करने जा रहा है तो उसके वोट की वैल्यू उतनी ही है जितना कि मुकेश अंबानी की वोट की वैल्यू है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। द इंडियन कैनवास, डेमोक्रेसी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, कास्ट है, रिलीजन है, और भी बहुत जियोग्राफिकल बैकग्राउंड अलग अलग है, उसके बाद भी डेमोक्रेसी है। और सारे के सारे लोग रिपोर्ट कहाँ करते हैं मिलकर जाकर एक साथ, यहाँ पर पार्लियामेंट न्यू दिल्ली, यहाँ पे सारे रिलीजन, सारे कास्ट के लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, सब के सब बैठकर हमारे देश के डेवलपमेंट के ऊपर फैसला कर रहे हैं। द टेपेस्ट्री ऑफ डिफरेंसेस, इंडिया पोजेसेस मैसिव सोशल डाइवर्सिटी, डिफरेंट रीजन्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड कास्ट। हमारे देश भारत में कई तरह के रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं और जातियां हैं, सारी चीजें हैं। फिर डेमोक्रेटिक ग्लू, ब्रूटल पावर फोर्सेस अ मेजॉरिटी रोल causing resentment and violence. Democracy ensures all groups have the voice, acting as the only peaceful way to keep the country unfired. अगर देखिए किसी पे अगर आप ठोकेंगे ना कोई चीज कि तुम्हें यही रहना है, तो एक दिन वो फटेगा जरूर। किसी चीज को आप खींचेंगे ना तो वो एक दिन टूटेगा जरूर। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है, अगर आप प्यार भावना से रह रहे हैं, जहाँ पे इतने सारे भाषाएं हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, इतने सारे कास्ट हैं, लेकिन वो सब कैसे बंद के हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि वहाँ पे राइट्स बनाए गए हैं, सबके बारे में सोचा गया है, एक एक चीज की बात की जाती है, आए दिन बदलाव किए जाते हैं। तो इन सब की वजह से डेमोक्रेटिक एक ग्लू की काम करता है, एक पकड़ के काम करता है, जिसके कारण सब हम लोग एक देश में रहते हैं। हमारे कितने सारे वैरायटी हैं, किसी को अगर कहीं घूमने जाने का मन करता है तो वो कहीं नीचे चला जाता है, नीचे इन द सेंस केरला तमिलनाडु, वहाँ पे समुद्र ही समुद्र मिलते हैं। किसी को अगर पहाड़ों में घूमने का मन करे तो जम्मू कश्मीर चला जाता है, अरुणाचल प्रदेश कुछ लोग चले जाते हैं, और कुछ लोग अगर रेगिस्तान में घूमने का मन करे तो लोग गुजरात राजस्थान चले जाते हैं। तो सोचिए हमारे देश में कितनी विभिन्नता है,
और हम कितना कुछ घूम फिर पाते हैं। हमारी काशी भी है जहाँ पे हमें अलग ही सुकून मिलता है, घाटों पे जो घूमने का वो मजा होता है वो अलग ही सुकून प्रदान करता है। तो ये सब किसका देन है? ये सब डेमोक्रेसी का देन है, जो हम सब पूरा एक एक चीज का एंजॉय कर पाते हैं, तरह तरह के कपड़ों का इस्तेमाल कर पाते हैं। किसी को किसी भी तरह का वातावरण पसंद है, कोई एनवायरनमेंट चाह रहा है तो वहां जा पाता है। The ultimate power, the poorest, least educated citizens is not a subject of a ruler, they are the ruler. कोई गरीब हो, कोई कम पढ़ा लिखा हो, या फिर is not a subject of a ruler. ये कोई एक रूलर का बात नहीं हुआ कि वो कम पढ़ा हुआ है या वो गरीब है, कोई मतलब नहीं है। उसके वोट की उतनी ही वैल्यू रहेगी जितना एक किसी अन्य नागरिक की वैल्यू है। फिर देखिए आगे चलते हैं। Beyond the blueprint, democracy is everyday life. The principle of life, democracy is a method of taking decisions that requires the consent of all those affected by that decision. डेमोक्रेसी जो चीज़ है बेसिकली क्या है? देखिए हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन उसके कैसे कैसे इफेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारे लोगों पे, किस तरीके से बातें रिजॉल्व हो पा रही हैं। तो देखिए डेमोक्रेसी इन द फैमिली, परिवार में डेमोक्रेसी कैसे है? परिवार में कोई भी अगर मैटर हो जाए, कोई भी झगड़ा हो जाए, फिर कोई भी जमीन लेनी हो, कुछ भी करना हो, तो सारे परिवार के लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, होते हैं ना बातचीत करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए एक साथ लोग इकट्ठा होते हैं, बातें करते हैं कि देख तो कैसे क्या होगा, कैसे सॉल्व हो सकती है दिक्कत। बातें करने का तरीका होता है भाई, बात नहीं करेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, फिर लड़ते रहो, क्या मतलब निकलेगा किसी चीज़ का। डेमोक्रेसी इन स्कूल, हमारे स्कूल में भी डेमोक्रेसी है। कोई भी अगर फंक्शन होने वाला है तो उसको कितने बजे करना है, क्या करना है, जो भी हमारे स्टूडेंट लीडर होते हैं या फिर जो क्लास के मॉनिटर होते हैं उनसे, और हमारे क्लास टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब मिलके एक मीटिंग होती है, एक बातचीत होती है, उसके बाद जाके कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है, उसके बाद जाके कोई भी नोटिस हमें भेजी जाती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और उसी तरीके से हमारे देश में जैसे इलेक्शंस होते हैं, सारी चीज़ें। बेसिकली चैप्टर खत्म हो गया अब, लेकिन हम लोगों ने क्या क्या सीखा? मीनिंग एंड ओरिजिन। डेमोक्रेसी जो है वो दो वर्ड से बना है, डेमोस और क्रेशिया, रूल बाय द पीपल। तो उसके चार पिलर्स हैं, FAIR, फ्री इलेक्शंस, ऑल इक्वल वोट्स, इंडिपेंडेंट राइट्स एंड रूलर्स टेक डिसीजन। उसके बाद डेमोक्रेसी के कुछ फायदे भी हैं, अकाउंटेबिलिटी, डिग्निटी, सेल्फ करेक्शन, और नुकसान भी हैं, डिलेस, इंस्टेबिलिटी एंड करप्शन। जैसे कि मैंने अभी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए चैप्टर बेसिकली खत्म हो गया, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काम आ सके वो, ताकि आप अच्छे से लिख पाए। जरूरी है ना भाई, लिखना तो पड़ेगा, क्या बोलते हो? देखिए दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा आप लोग और मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल पार्टी रूल्ड मैक्सिको कंटिन्यूसली अंटिल 2000 तक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मैक्सिको में लगातार रूल करती रही? तो इसका आंसर हुआ PRA, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। दूसरा क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के आने वाले हैं, डेमोक्रेसी इनहेंसेस डिग्निटी ऑफ सिटीजंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए कि डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। तो देखिए इसमें आप कुछ पॉइंट दे सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, poorest have the same status as rich, citizens are rulers not subjects। ये दो टॉपिक आप इसमें डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारी पॉलिटिक्स है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके अंदर सारे लोग को इक्वल वैल्यू है, और दूसरा poorest have the same status as the rich, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको एक बराबर ही राइट्स है। सिटीजन्स आर रूलर्स नॉट द सब्जेक्ट्स, जो भी हमारे देश का नागरिक है वो रूलर है, वहाँ आज़ाद करने वाला है, वो एक कोई सब्जेक्ट नहीं है कि बस वोट दे दिया और काम खत्म, ऐसा नहीं है कुछ। तीसरा देखिए कि लॉन्ग आंसर देना पड़ेगा इसमें, डिस्क्राइब द 4 एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विथ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स।
तो मैंने भी थोड़े पहले बताया था जो आपको FAIR, तो वहाँ पे पूरा एग्जाम्पल लिखेंगे आप अच्छे से। यूज द FAIR फ्रेमवर्क, मैक्सिको, फिजी, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, ये चारों चीजें मैंने आपको अच्छे से बताई है। डेमोक्रेसी डिफाइन करने के बाद ये चारों चीजें उसमें अच्छे से डाल लेंगे, बढ़िया से लिख देंगे, और वो जो एक बना हुआ था फिगर ना, उससे भी आप यूज करेंगे ना, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो दोस्तों बेसिकली हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ और बातें करनी है आप लोगों से, और वो ये है, देखिए रैपिड फायर क्विज, ट्रू और फॉल्स। देखिए पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन नेवर बी अनडेमोक्रेटिक। क्या ये जरूरी है कि आपने किसी अगर पार्टी को चूज कर लिया, आपने किसी को सरकार बना ली, तो वो डेमोक्रेसी की तरह काम करेगा? क्या ये है ऐसा? क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट में बताइए, मैं देखना चाहता हूँ, बताइए आप लोग। यस, नो, यस, नो, नो। देखिए तो क्या होगा, जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी को अगर चूज कर ले रहे हैं तो वो डेमोक्रेसी ला ही देगी। हो सकता है वो ला दे, और बहुत कंडीशन में नहीं भी हो सकता है, जैसे कि हर जगह तख्ता पलट होते हैं, कुछ न कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का उल्लंघन होता है। एक असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है? आप लोग करिएगा, उसे अच्छा लगेगा आपको। तो आप लोग क्या करिए कि 3 दिन का एडिटोरियल पेज उठाइए न्यूज़पेपर, और उसमें फाइंड करिए। क्या फाइंड करेंगे? आप लोग को फाइंड ये करना है कि किस किस जगहों पे, और फाइंड ये करना है आपको कि कोई एक ऐसा आर्टिकल चूज करना है जहाँ पे कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जहाँ पे कि हमारी सरकार को नीचा दिखाया जा रहा है, इन द सेंस ये साबित किया जा रहा है कि देखिए अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में है तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहिए था, बट ये चीज़ें नहीं हो रही है, गलत हो रही है, तो आपको इस चीज़ों को डिफाइन करना होगा वहाँ पे। तो फाइनली देखिए क्या लिखा हुआ इधर, डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन। डेमोक्रेसी कोई एक जादुई हल नहीं है, बट अ मेथड ऑफ गिविंग पावर टू द पीपल। लेकिन हाँ, एक तरीका जरूर है जिसके द्वारा लोगों को एक शक्ति मिलती है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। और अगर हमारी सरकार हमारे फैसलों को नहीं सुनती है, हमारे राइट्स का हनन करती है, हमारी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देती है, हमें गलत ट्रीट करती है, तो आए दिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते थे और लड़ते रहेंगे। पहले हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और अब हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपनी सरकार के खिलाफ भी लड़ें। अगर हमारे अधिकारों का हनन हो, अगर हमारे कोर्ट से जो हमें फैसले मिल रहे हैं उसको हमारी सरकार ना माने, तो ये सब तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको जरूर जवाब मिलेगा उसका हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ, आपका आकाश भैया, आपसे फिर मिलेगा।